हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जीएमबी स्टडी टिप्स चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 8 मैथ चैप्टर 1 परिमित संख्याओं का परिचय पढ़ेंगे। परिमित संख्याओं को इंग्लिश में हम रेशनल नंबर कहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि परिमित संख्याएं होती क्या हैं। तो परिमित संख्याओं को जानने से पहले हमको पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम इन संख्याओं को पढ़ेंगे। तो प्राकृतिक संख्याएं तो वे संख्याएं जो 1 से लेकर अनंत तक लिखी जाती हैं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। यह संख्या 1 से लेकर कहाँ तक लिखी जाती हैं? अनंत तक। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और ये कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक जाती हैं। ये संख्या क्या क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। तो दोस्तों, अब पढ़ेंगे हम पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक लिखी जाती हैं पूर्ण संख्या कहलाती हैं। यह संख्या 0 से तो प्रारंभ होती हैं लेकिन अनंत तक लिखी जाती हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक जाती हैं। तो पूर्ण संख्या में 0 सम्मिलित हो जाती है। तो 0 से लेकर कहाँ तक लिखी जाती हैं? ये अनंत तक लिखी जाती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो अब हम पढ़ेंगे पूर्णांक संख्याएं। तो ऐसी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं जो 0 से लेकर अनंत तक लिखी जाती हैं पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। तो जैसे 1 0 से प्रारंभ होती हैं और कहाँ तक लिखी जाती हैं? अनंत तक। लेकिन ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होती हैं। तो 1, 2, 3, 4 ये कहाँ तक जा रही हैं? अनंत तक। 0 तो इस तरफ -1, -2, -3 और 1 कहाँ तक जा रही हैं? अनंत तक। तो इस तरफ की कौन सी संख्या है? धनात्मक संख्या है। इस तरफ की ऋणात्मक संख्या है। तो ऐसी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या जो 0 से लेकर अनंत तक लिखी जाती हैं पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। तो इस तरफ 0 से लेकर अनंत तक जा रही हैं, ये धनात्मक संख्याएं। इस तरफ 0 से लेकर 1 अनंत तक जा रही हैं, लेकिन ये ऋणात्मक संख्याएं। तो दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे कि परिमित संख्या होती क्या है। तो ऐसी संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में लिखी जा सकें, वह P और Q पूर्णांक को, P और Q क्या होना चाहिए? पूर्णांक को, और जिनका HCF हमेशा 1 होना चाहिए, जहां Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, परिमित संख्या कहलाती हैं। तो हमारी परिमित संख्या होती है P/Q के रूप में होनी चाहिए, और P क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। Q भी क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। और Q इसका मान 0 नहीं होना चाहिए। और P, Q इनका HCF हमेशा 1 होना चाहिए। इनका HCF हमेशा क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो जैसे 4/5 क्या ये परिमित संख्या है? तो सबसे पहले देखेंगे 4 किसका मान है? P का मान। 5 किसका मान है? Q का मान। तो क्या 4 पूर्णांक है? तो 4 एक पूर्णांक संख्या है। 5 भी एक पूर्णांक संख्या है। Q का मान 0 नहीं है, तो Q का मान 0 नहीं है। और P, Q का HCF 1 होना चाहिए। तो 4 और 5 का HCF लेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो इसमें हमारी सभी शर्तें लागू हो रही हैं। तो ये संख्या कौन सी हमारी परिमित संख्या है? जैसे 2/7 क्या ये परिमित संख्या है या नहीं? तो सबसे पहले हम देखेंगे तो हमारा P का मान क्या है? 2। Q का मान क्या है? 7। तो 2 एक क्या है? पूर्णांक है। 7 क्या है? एक पूर्णांक है। और Q का मान 0, Q का मान 0 नहीं है। 2 और 7 इनका HCF हमेशा 1 होना चाहिए। तो 2 और 7 का HCF लेंगे तो इनका HCF कितना आएगा? 1 आएगा। तो दोस्तों, इसमें हमारी सभी शर्तें लागू हो रही हैं। तो 2/7 एक कैसी संख्या है? परिमित संख्या है। हम देखें कि 5 एक परिमित संख्या है या नहीं। तो 5 एक परिमित संख्या है, क्योंकि 5 के नीचे क्या मान सकते हैं हम? 1। तो 5 बात तो एक ही है कि 5 ही होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये P का मान है, ये किसका मान है? Q का मान। तो 5 एक पूर्णांक है, 1 भी एक पूर्णांक है।
और क्यू का मान 0 नहीं है। 5 और 1 का एचसीएफ लेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तुम्हारी सभी शर्तें लागू हो रही हैं इसमें। तो 5/1 हमारी क्या एक परमी संख्या है। चार बट्टी 0 क्या एक परमी संख्या है या नहीं। तो P/Q के रूप में तो है, लेकिन Q का मान क्या है 0, लेकिन Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो 4/0 हमारी एक परमी संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें Q का मान क्या है 0 है। ये हमारी शर्त में होता है कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। इसमें क्या है Q का मान 0, तो 4/0 एक परमी संख्या नहीं है। क्या √5 परमी संख्या है या नहीं। तो √5 परमी संख्या नहीं है, क्योंकि इसके बट्टे में 1 तो मान सकते हैं, लेकिन √5 एक पूर्णांक संख्या नहीं है, तो यह एक परमी संख्या नहीं है। क्या √9 एक परमी संख्या है या नहीं। तो √9 एक परमी संख्या है, क्योंकि जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा 3 के बट्टे में क्या मान सकते हैं 1, तो 1 किसके रूप में, P/Q के रूप में। 3 क्या है एक पूर्णांक संख्या है, 1 क्या है एक पूर्णांक संख्या है। 3 और 1 का एचसीएफ लेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, और Q का मान क्या नहीं है 0 नहीं है। तो हमारी शर्तें सभी लागू हो रही हैं। तो 3/1 क्या एक परमी संख्या है। दोस्तों रूट के अंदर पूर्ण वर्ग संख्याएं सभी परमी संख्या होती हैं। रूट के अंदर पूर्ण वर्ग संख्याएं परमी संख्या होती हैं। जो रूट के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है वह अपरमी संख्या होती हैं। पूर्ण वर्ग नहीं है तो कौन सी होती हैं, अपरमेय। जैसे 16 रूट के अंदर तो क्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो एक परमी संख्या है। जैसे रूट के अंदर 7 तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो ये एक ऐसी संख्या है, एक अपरमी संख्या है। परमी संख्या नहीं, ये अपरमी संख्या है। तो एक ऐसी संख्या है, अपरमी संख्या है। तो चलिए दोस्तों अब हम अपरमी संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। तो जिन्हें हम अंश और हर के रूप में नहीं लिख सकते अपरमी संख्या कहलाती हैं। तो दोस्तों जिन संख्याओं को हम अंश और हर के रूप में नहीं लिख सकते अपरमी संख्या कहलाती हैं। नोट लिखा है, सभी रूट वाली संख्याएं अपरमी संख्याएं होंगी यदि वे संख्याएं पूर्ण वर्ग ना हो। क्या नहीं होना चाहिए, वो पूर्ण वर्ग नहीं होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। तो दोस्तों √3 क्या एक अपरिमित संख्या है। तो ये एक अपरिमित संख्या है, क्योंकि ये किसमें रूट में, यह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो ये एक से कई संख्या एक अपरिमित संख्या है। √5 तो सबसे पहले इसको देखेंगे तो ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है और ये रूट के अंदर है, तो ये कैसी संख्या है, एक अपरिमित संख्या है। √4 तो क्या √4 एक अपरिमित संख्या है या नहीं। तो √4 एक अपरिमित संख्या नहीं है, क्योंकि ये एक कैसी संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। तो ये संख्या परिमित संख्या है लेकिन अपरिमित संख्या नहीं है। √11 क्या ये संख्या अपरिमित संख्या है। तो यह अपरिमित संख्या है, क्योंकि ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो ये संख्या कैसी एक अपरिमित संख्या है। तो चलिए दोस्तों अब हम परिमित संख्याओं के गुणधर्म पढ़ेंगे। तो यदि a और b परिमित संख्या हैं, अगर कोई संख्या a और b दी है, अगर दोनों परिमित संख्या है तो क्या होगा। दोस्तों a भी एक परिमित संख्या है, b भी परिमित संख्या है। जब इनको जोड़ेंगे तो इनका आंसर हमेशा परिमित संख्या में ही आएगा। तो जैसे 7 एक परिमित संख्या है, 3 एक परिमित संख्या है, तो 7 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10। तो 10 भी एक कैसी संख्या है, परिमित संख्या है। नंबर 2 a भी एक परिमित संख्या है, b भी एक परिमित संख्या है। जब इनको घटाएंगे तो परिमित संख्या ही होगा। जैसे 7 एक कैसी संख्या है, परिमित संख्या है, -3 एक कैसी संख्या है, परिमित संख्या है। तो 7 में से 3 गया तो कितना बचेगा 4। तो 4 भी एक कैसी संख्या है, परिमित संख्या है। तो परिमित संख्या में से परिमित संख्या घटाएंगे तो क्या मिलेगी, हमें परिमित संख्या ही मिलेगी। जब हम परिमित संख्या में परिमित संख्या जोड़ेंगे तो क्या मिलेगी, हमें परिमित संख्या मिलेगी।
तो दोस्तों जब हम ए भी एक परिमेय संख्या है, बी भी परिमेय संख्या है, जब इनका गुणांक करेंगे तब भी हमें परिमेय संख्या मिलेगी। जैसे 2 एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। 3 एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो 2 और 3 का गुणा करें तो कितना मिलेगा, 6। तो 6 भी एक परिमेय संख्या है। तो दोस्तों परिमेय संख्या का गुणा परिमेय संख्या से करेंगे तो हमारी संख्या क्या मिलेगी, परिमेय संख्या ही मिलेगी। नंबर 4, ए बट्टे बी सिर्फ तभी परिमेय होगा जब बी बराबर 0 नहीं, मतलब बी का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 2/3 क्या एक परिमेय संख्या है, तो ये परिमेय संख्या है क्योंकि p/q के रूप में, और 2 एक पूर्णांक है, 3 भी एक पूर्णांक संख्या है जहां b का मान क्या नहीं है, 0 नहीं है। तो ये कैसी संख्या एक परिमेय संख्या है। क्या 4/0 एक परिमेय संख्या है, तो 4/0 एक परिमेय संख्या नहीं है क्योंकि q का मान क्या है, 0 है। क्या 4/5 एक परिमेय संख्या है, तो 4/5 एक परिमेय संख्या है क्योंकि ये p/q के रूप में 4 एक पूर्णांक संख्या है, 5 भी एक पूर्णांक संख्या है, और यहाँ q का मान 0 नहीं है। 4 और 5 का ऐसे लेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसमें हमारी सभी शर्तें लागू हो रही हैं। तो एक कैसी संख्या एक परिमेय संख्या है। तो दोस्तों इससे यह क्लियर होता है जब हम परिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग देंगे तो हमें परिमेय संख्या ही मिलेगा, लेकिन b का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे क्रम विनिमयता के बारे में। तो इसका मतलब होता है कि क्रम बदलने पर उत्तर पर कोई फर्क ना पड़े। अगर कोई संख्या दी है उसका क्रम बदलने पर उत्तर पर कोई फर्क ना पड़े, उसे हम क्या कहते हैं, क्रम विनिमयता कहते हैं। जैसे हमारी संख्या है 7 + 2, तो पहले इसमें क्या लगा है, 7 किसका मान है, ए का मान। उसके बाद क्या लगा है 2, तो ये किसका मान है, बी का मान। अब हम पहले 2 लिख देंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, 7। तो हमने क्या करा है, क्रम बदला है। तो 7 और 2 कितना होता है, 9, और 2 और 7 कितना होता है, 9। क्या उत्तर पर कोई फर्क पड़ा है, नहीं पड़ा है। तो इस गुणधर्म को हम क्या कहते हैं, क्रम विनिमयता कहते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। 8 + 4, पहले हमने क्या लिखा, 8 + 4। अब 4 + 8, हमने संख्या क्या, क्रम बदल दिया। तो 8 और 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 12, बराबर 4 + 8 कितना आएगा, 12। तो क्या उत्तर पर कोई फर्क पड़ा है, नहीं पड़ा है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इस गुणधर्म को हम क्या कहेंगे, क्रम विनिमयता गुणधर्म कहते हैं। दोस्तों इसी प्रकार गुणन में भी हम क्रम बदलने पर उत्तर पर कोई फर्क ना पड़े। जैसे 7 × 2 बराबर, पहले अब क्या लिख लेंगे, 2 × 7। तो हमने क्या है, क्रम बदल दिया। तो 7 दूनी कितने होता है, 14, और 2 सत्ते 14। तो क्या क्रम बदलने पर उत्तर पर कोई फर्क पड़ा है, नहीं पड़ा है। तो इसको हम कौन सा गुणधर्म करेंगे, क्रम विनिमयता गुणधर्म कहते हैं। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 4 × 2। अब हम इसका क्रम बदल देंगे तो 2 × 4, तो 4 दूनी 8, 2 से 4 से गुणा करें तो 8। क्या उत्तर पर कोई फर्क पड़ा है, नहीं पड़ा है। तो इस गुणधर्म को कौन सा गुणधर्म कहते हैं, क्रम विनिमयता गुणधर्म कहते हैं। a - b बराबर नहीं b - a, a भागित b बराबर नहीं b भागित a। व्यवकलन माने घटाव और भाग क्रम विनिमय नहीं है। तो व्यवकलन और भाग क्या नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है। जैसे 4 - 3, अब इसका हम क्रम चेंज कर देंगे तो 3 - 4, तो 4 में से 3 गया तो 1, और इस 4 में से 3 गया तो -4 ज़्यादा संख्या, तो क्या बची, -1। तो इसमें देखें कि हमारा उत्तर समान नहीं आया है। तो व्यवकलन और भाग क्या नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है। तो चलिए दोस्तों अब हम पढ़ेंगे सहचार्यता। तो जैसे कोई संख्या लिखी है 2 + 3 + 4, तो पहले हम a और b जोड़ लेंगे, या 2 + 3 + 4, या उसके बाद b और c जोड़ लेंगे। जब इनको जोड़ेंगे तो 3 और 2 कितने हैं, 5, 5 में 4 जोड़ेंगे तो कितने आएंगे, 9।
इसी प्रकार 2, 3 और 4 7, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9। तो दोस्तों इससे यह स्पष्ट होता है कि पहले ए बी जोड़ो उसके बाद उसमें सी जोड़ो, या पहले बी सी जोड़ो उसके बाद उसमें ए जोड़ो, तो उस उत्तर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। या पहले ए सी जोड़ो उसके बाद बी जोड़ो, तब भी उत्तर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? सचारता कहते हैं। इसी प्रकार हम गुणा में समझेंगे, जैसे 2 गुणा 3 गुणा 4। तो पहले हम ए बी का गुणा करेंगे, या 2 गुणा 3 गुणा 4, या बी सी का गुणा करेंगे। जैसे पहले हम ए बी का गुणा करें तो 3 दूनी 6 गुणा 4, 6 चौक 24। अब हम बी सी का गुणा करेंगे तो 3 चौक 12, इसमें गुणा किसका करना? 2 का, 12 दूनी 24। तो दोस्तों इससे यह स्पष्ट होता है, पहले या ए बी का गुणा करो उसके बाद उसमें सी का गुणा करो, या पहले बी सी का गुणा करो उसके बाद उसमें ए का गुणा करो, तुम्हारे उत्तर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस गुणधर्म को हम क्या कहते हैं? सचारता गुणधर्म कहते हैं। तो दोस्तों अब हम पढ़ें वितर्कता के बारे में। तो जैसे हमारी कोई संख्या लिखी है 3 कोष्टक में y माइनस के 2, तो जब हम इसमें 3 का गुणा करेंगे तो 3y माइनस 3 दूनी 6, तो 3 हमने बी और सी में बांट दी, तो इसको हम क्या कहते हैं? वितर्कता कहते हैं। दोस्तों यहाँ प्लस कर लेना, क्योंकि अभी हम प्लस का नियम पढ़ रहे हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं, जैसे 4x प्लस 2, तो इस 4 का गुणा किससे करेंगे? x से, तो 4x प्लस 4 दूनी 8। तो इसमें हम देखेंगे कि 4 हमने x और 2 के रूप में बांट दी, तो इसको हम क्या कहते हैं? वितर्कता कहते हैं। या इसमें से हम 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? x प्लस 2, तो इसको हम क्या कहते हैं? वितर्कता कहते हैं। अब दोस्तों हम माइनस के बारे में पढ़ेंगे, जैसे 3 y माइनस जेड, तो इस 3 का इसमें गुणा कर देंगे तो 3y माइनस 3z, तो 3 हमने y और z के रूप में बांट दी, तो इसको हम क्या कहेंगे? वितर्कता कहेंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम योज्य तत्समक पढ़ेंगे। तो योज्य तत्समक 0 होता है। क्या होता है? शून्य होता है। जैसे हमारी कोई संख्या a, इसमें हम क्या जोड़ें कि उत्तर पर कोई फर्क ना पड़े? तो अगर हम a में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? a ही आएगा। अगर हम 5 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 5 ही आएगा। तो क्या हमारा उत्तर पर कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ रहा है। तो योज्य तत्समक क्या होता है? 0 होता है। जैसे 7 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 7 ही आएगा। तो हमारा क्या उत्तर पर कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ रहा है। तो दोस्तों अब हम गुणात्मक तत्समक पढ़ेंगे। तो गुणात्मक तत्समक हमेशा एक होता है, जिसका मतलब होता है किसी संख्या में किससे गुणा करें कि उत्तर स्वयं आए। जैसे ये है, तो अगर इसमें हम 1 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? हमें यही मिलेगा। जैसे 5 है, 5 में हम 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 5 की 5 आएगा। तो हमारी संख्या कोई चेंज हो रही नहीं हो रही है। जैसे 6, इसमें हम 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? हमें 6 मिलेगा। तो गुणात्मक तत्समक क्या होता है? 1 होता है। तो दोस्तों अब हम योज्य प्रतिलोम पढ़ेंगे। तो योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है कि किसी संख्या में ऐसा क्या जोड़ना है कि हमें 0 मिल जाए। जैसे ये है, तो इसमें हम क्या जोड़ना है कि हमें 0 मिल जाए। तो इसमें माइनस के जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा? हमें 0 मिलेगा। इसी प्रकार जैसे 2 है, माइनस के 2, इसमें हम क्या जोड़ें कि हमें 0 मिल जाए। तो इसमें प्लस के 2 जोड़ेंगे, 2 से 2 कट जाए, क्या मिलेगा? हमें 0 मिल जाएगा। जैसे प्लस के 8, इसमें हम क्या जोड़ें कि हमें 0 मिल जाए। तो इसमें क्या जोड़ेंगे? माइनस की 8, तो कितना मिलेगा? हमें 0 मिलेगा। 0 और माइनस 0, इसका योज्य प्रतिलोम 0 होता है। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे गुणात्मक प्रतिलोम। तो हमारी कोई संख्या दी है, उसमें किससे गुणा करें कि हमें 1 मिल जाए। जैसे हमारी संख्या a बट्टे दी है, a बट्टे b दी गई है, तो इसमें हम किससे गुणा करें कि हमें 1 मिल जाए। तो इसका हम क्या कर दें? पलट देंगे, तो b बट्टे a।
तो ए से कट जाएगा, बी से भी कट जाएगा, तो हमें क्या मिल जाए 1। जैसे हमारी संख्या कुछ 7/4 है, तो हमें किससे गुणा करें कि हमें 1 मिल जाए, तो इसमें पलट देंगे 4/7, तो 7 से 7 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो कितना मिलेगा हमें 1 मिलेगा। तो गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है कि किस संख्या से गुणा करें कि हमें 1 मिल जाए। तो हमारी संख्या दी होती है, उसको हम पलट के उसमें गुणा कर देते हैं, जिससे हमें 1 मिल जाता है। जैसे हमारी संख्या दी 4, 4 के नीचे क्या मान लेंगे 1, अब इसको पलट देंगे तो 1/4, तो 4 से 4 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, तो क्या मिलेगा 1। 0 का कोई गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है, कोई गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। दोस्तों 1 का गुणात्मक प्रतिलोम 1 ही होता है और -1 का गुणात्मक प्रतिलोम -1 ही होता है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 पढ़ेंगे।